हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा क्वांटम फिजिक्स के रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, सभी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहता है कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्वांटम फिजिक्स है क्या, क्योंकि ये जो ब्रांच है फिजिक्स की, ये इन्होंने जो है उसका जो देखने का नज़रिया है, प्रकृति को, नेचर को देखने का जो नज़रिया है, उसका पूरा से पूरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हम जो है कैसे देख पाते हैं, पहले कैसे देख पाते थे, आज कैसे देख पाते हैं, वो बहुत ही अलग है। न्यूटन के टाइम में कैसे नज़रिया था फिजिक्स के लिए, आज के समय में कैसा नज़रिया है। उस छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, स्पेशली जो क्वांटम फिजिक्स है वो डील करती है माइक्रो पार्टिकल्स की, माइक्रो वर्ल्ड की। ठीक है, हम जैसे देखते हैं वर्ल्ड को, वो हमें जो है वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं, लेकिन उस माइक्रो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, उस अंदर जो हम जाएं जूम करके एटॉमिक लेवल के ऊपर, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बिहेव करती है, और उन माइक्रो जो लेवल के जो फिनोमिना है उनको जब ऑब्जर्व करते हैं तो उनसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हम मैक्रो जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो हम आज जो है पॉसिबल है डिस्कस करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो पाया है क्वांटम फिजिक्स के कारण कि आज जो है हमारे पास वो हम अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं उन फिनोमेना को जो हम पहले नहीं कर पाते थे। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमारे पास क्वांटम फिजिक्स अस्तित्व में आई। पहले क्या था, पहले हम 17वीं शताब्दी तक जो है 17th सेंचुरी तक हमें पता था, क्या पता था हमें, हम ये जानते थे कि हाँ, कि वास्तव में ये जो स्टोरी है वो लाइट से शुरू हुई। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल स्ट्रगल, वहाँ से ये जो क्वांटम फिजिक्स की जो उद्भव है, क्वांटम फिजिक्स का जो जनरेशन है, डेवलपमेंट है, वहाँ से शुरू हुआ। बात 17वीं शताब्दी के लिए, ठीक है, तो वहाँ से जो है 1650 और 76, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1678 के अप्रोक्सीमेट जो न्यूटन ने अपने तीनों फॉर्मूले या लॉ दे दिए थे, न्यूटन की गति के नियम आ गए थे, हमें पता था। ठीक है, और न्यूटन उस समय फेमस साइंटिस्ट थे, फेमस फिजिसिस्ट थे, फेमस फिजिसिस्ट थे। उन्होंने, उनका सिक्का चलता था, ये बोल सकता हूँ मैं। फिजिक्स में ऐसे महारथी थे और पूरी दुनिया जानती थी। ठीक है, तो वहाँ पर एक बात हमारे पास निकल के आई कि जो लाइट है, यानी जो प्रकाश है, जो हमारे जो आज जो हम प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं, ठीक है, आज हमें पता है कि लाइट इज एनर्जी, ठीक है, कैसे वो बिहेव करता है, आज हमें पता चला है। लेकिन पहले के टाइम में हमारे पास 17th सेंचुरी की बात करें तो उस समय लाइट का फिनोमिना क्या क्या पता था लाइट के बारे में, कि हाँ, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कैसे पता चलता है कि प्रकाश से सीधी रेखा में गति करता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है शैडो। ठीक है, जो छाया बनती है आपकी, ठीक है, जब भी आप कोई बल्ब के आगे जब आप खड़े हो जाओ तो वो छाया बन जाएगी आपके पीछे। ठीक है, और जब आप हट जाओ तो वो छाया हट जाएगी। इसका मतलब लाइट जो वो हमेशा सीधे आ रहा है। ठीक है, आपने इसके पथ को रोक लिया, लाइट के पाथ को रोक लिया, उन रेज किरणों को जो रोक लिया, तो वो आपकी पीछे वो ब्लैक रीजन हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मान लो कोई व्यक्ति हम मान लेते हैं, इसकी शैडो बननी है। ठीक है, ये इस प्रकार से, और यहाँ से मेरे पास कोई बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसकी जो शैडो बनेगी ना, कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, यहाँ से इसकी जो शैडो बनेगी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये इसकी जो शैडो बनेगी, ये जो छाया बनेगी यहाँ से, ये जो है वो अपने पास सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो स्ट्रेट है, ठीक है, लाइट जो है
स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ चलती है, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ये हमें पता चला, ये उस समय पता था, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में मोशन करती है लाइट हमेशा, ठीक है। और एक हमारे पास ये भी पता था कि लाइट के जो और भी हमारे पास जो निकल के आते हैं फिनोमिना, जैसे रिफ्लेक्शन पता था उस समय कि रिफ्लेक्शन होता है जी, ठीक है, मिरर्स जो है वहाँ पर उस समय पता था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इवन डिस्पर्सन जो लॉज हैं उनको भी पता था, डिस्पर्सन जो फिनोमिना, जैसे मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ हम पॉइंट्स लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे स्ट्रेट पाथ वाला है आप इसको लिख लेना, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है, लाइट ट्रेवल्स, ठीक है, इन स्ट्रेट पाथ। तो पहली बात तो ये पता था, लाइट के बारे में क्या क्या पता था हम लिख रहे हैं, ठीक है, लाइट के बारे में क्या क्या पता था। तो स्ट्रेट पाथ चलती है, बिल्कुल चलती है। रिफ्लेक्शन पता था जी, बिल्कुल, रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पता था, रिफ्लेक्शन के लॉज हमें पता था, ठीक है, लाइट जो रिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है, जब भी लाइट की रे जो किसी एक स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो अगेन वो टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज हमें पता था, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल जो वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये एक नियम तो ये था अपने पास रिफ्लेक्शन के लॉज में, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लॉज में पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे ना, ठीक है। सेकंड जो लॉ क्या था, सेकंड लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पता था, किसके बारे में, लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट से ही हमें क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग हमें मिलती है, ठीक है। जैसा कि अच्छा रेफरेंस हम बता देते हैं, एच.सी. वर्मा की बुक हमारा रेफरेंस रहेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन भी पता था जी, बिल्कुल, जब एक लाइट रे जो एक किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रेवल करती हुई और स्ट्राइक करती है दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो अपने जो ओरिजिनल जो पाथ है उससे क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमेना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश जो है एक मीडियम से ट्रेवल करता हुआ दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है, ठीक है, तो वो अपने जो ओरिजिनल जो पाथ है उसका वास्तविक जो मार्ग है उससे वो विचलित हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के भी फिनोमेना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो पहला नियम ये है, ठीक है। सेकंड जो लॉ हमारे पास वो क्या था, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। वो क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल की जो साइन है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल की जो साइन है और रिफ्रैक्टेड रे की जो साइन है, उनका यदि आप रेशियो लो तो वो एक कांस्टेंट बनता है। क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है, किसी पर्टिकुलर, ठीक है, कांस्टेंट मिलकर बनता है, ठीक है। ये हमारे पास 12th में आएगा और 12th में हम पढ़ाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट मिलकर बनता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर मीडिया के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम पेयर के लिए, जैसे पेयर 1 मैं बोलूँ कि पहला मीडियम मान लो एयर मान लो, दूसरा मीडियम बोल लेते हैं वाटर, आप उस पेयर को फिक्स रखो, उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो आप रे इंसिडेंट कर रहे हो ना, उसकी वेवलेंथ भी सेम रहनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी प्यारे दोस्तों, उसकी जो वैल्यू अपने पास आई थी N2 और 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, N2 1, ठीक है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है, इस वाटर में मान लो लाइट रे आई, ठीक है, तो हमें पता है आज तो कि ये लाइट रे जो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, R हो गया, ये I हो गया, ये एयर हो गया, ठीक है, ये वाटर हो गया, ये हमारे पास मिलकर बनता है, ये N1 हो गया, ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ओके। तो ये N2 अपॉन N1 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है वाटर के लिए, वाटर के लिए जो है इसकी जो वैल्यू है N2 अपॉन N1 की, जो वाटर के लिए मैं बात करूँ, वाटर और एयर के लिए इसकी वैल्यू आती है 1.33 आती है। और यदि मैं बात करूँ कि एयर और ग्लास के लूँ, तो एयर और ग्लास के लिए 1.5 मिलकर बनती है, ठीक है। तो एयर और ग्लास के लिए मैं बोलूँ, ठीक है, एयर और ग्लास मीडियम हो
तो इसके लिए जो N21 की जो वैल्यू है वो आती है 1.5, ठीक है। और इसके लिए आप बोलूँ कि एयर और वाटर की मैं बात करूँ तो एयर और वाटर के लिए जो है वो N21 की जो वैल्यू आती है वो 1.33। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन फिनोमिना भी था, उस समय पता था लाइट ऐसा एग्जिबिट करती है, लाइट इन फिनोमिना को एग्जिबिट करती है, ये पता था, ठीक है। अब और हमें क्या पता था कि यस लाइट जो है वो डिस्पर्सन शो करती है, डिस्पर्सन या मैं बोलूं कि वर्ण विक्षेपण, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण प्यारे दोस्तों, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं प्यारे दोस्तों। देखो वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ओके। वर्ण विक्षेपण मतलब कलर्स का जो है वो डिस्पर्स हो जाना, कलर का अलग अलग। एक वाइट लाइट जो है प्रकाश से आने वाला सन से आने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों में बट जाता है, वो हमें पता था। जब भी आप लाइट रे को, ठीक है, सनलाइट रे को या वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से ट्रेवल करवाते हो तो वो 7 कलर्स में बिखर जाता है, ठीक है। दैट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ वाइट लाइट। तो उस समय ये पता था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि ये जैसे मैं बोलूँ कि ये प्रिज्म है अपने पास, ठीक है, ये हमने बोलते हैं कि प्रिज्म है, ओके। और हमने वाइट लाइट को यहाँ से गिरवाया, ओके, ठीक है। तो जाना तो चाहिए था ऐसा, लेकिन हमें पता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दूसरा मीडियम है, मीडियम में क्या होगा, डेविएशन होगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और ये जो है 7 कलर्स में जो है वो बिखर जाता है। जैसे इंद्रधनुष, रेनबो प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेनबो वाला, 7 कलर में डेविएट हो जाना, ठीक है। और ये अपने पास प्रिज्म का हो गया। कई बार आपने देखा होगा सोप बबल अलग अलग कलर में दिखता है, तो वो भी डिस्पर्सन का बेस्ट एग्जांपल है। जो CD DVD आती है उनके जो 7 कलर वो भी वर्ण विक्षेपण के अच्छे से एग्जांपल है, ठीक है। तो ये अपने पास हैं, तो ये 7 कलर में बट जाता है। जो वायलेट जो नीचे आता है VIBGYOR, अच्छा फिर एक्रोनिम में इसको याद करने का, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंगों में हमारे पास मिला, ठीक है। तो ये कैसे ये डेविएट होता है वो हम आगे जाएंगे जब हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में 12th में। तो कैसे जो डेल जो आता है, जो डेल जो अपने पास और डेविएशन एंगल प्यारे दोस्तों वो आया था A/μ-1, ठीक है, वो एक पतले प्रिज्म के लिए। तो ये अपने पास आगे आएगा, खैर इसको छोड़ते हैं। जो अपन डेवलपमेंट की बात करें तो ये डिस्पर्शन हो गया। तो ये फिनोमेना लाइट एग्जिबिट कर रहा था, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ठीक है। अब इन फिनोमेना को हमें मिल तो गए, लेकिन हमें एक्सप्लेन भी करना था, और फिजिक्स करती है। फिजिक्स का काम क्या है? फिजिक्स का काम ये है कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं इस ब्रह्मांड में उनको एक्सप्लेन करना, सीधी सी बात मैं बोलूँ तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के जो फिनोमेना थे उनको ऑब्जर्व तो हमने कर लिया, एक्सप्लेन करने के लिए उस समय सबसे जो फेमस साइंटिस्ट फिजिसिस्ट था वो था न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने सबसे पहले अपनी एक थ्योरी दी जिसको पार्टिकल मॉडल या पार्टिकल थ्योरी ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने ये बोला कि हम इन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं बशर्ते आप लाइट को छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ मान लो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ मान लो, छोटे छोटे कणों से, ठीक है, छोटे छोटे जो बॉल्स हैं छोटे छोटे कणों की तरह मिलकर बना हुआ मान लो। और फिर उन्होंने बोला कि उन कणों से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं हर एक चीज को। तो हमने बोला कैसे? तो जो पहला उन्होंने बोला कि स्ट्रेट पाथ, अच्छा, उन जो पार्टिकल्स को उस समय बोला गया कॉर्पसल्स, ठीक है, कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो कॉर्पसल्स थ्योरी उनको बोला गया। देखो इसको लिख लेना। तो इनको एक्सप्लेन किया गया, देखो मैं यहीं पर कर देता हूं एक्सप्लेन। पहला जो थ्योरी आई अपने पास वो था न्यूटन साहब। कौन थे? न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब की थ्योरी आई प्यारे दोस्तों, न्यूटन साहब की थ्योरी आई,
ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पसल्स, न्यूटन कॉर्पसल्स थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जितने भी लाइट को आप ऐसे सोचो कि लाइट का कोई सोर्स है, मान लो कि आपके रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब को जब भी आप स्विच ऑन करते हो तो जो लाइट आती है ना, तो आप ये सोचो कि उस बल्ब से छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे गेंद होती है ना बॉल, उसको एकदम छोटा कर दो, बहुत छोटा, वैसे वैसे जो कण आ रहे हैं उनको बोला कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स थ्योरी बोला। फिर आगे कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ न्यूटन। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं। पहला स्ट्रेट पाथ करता हूं, चलो बोलो ठीक है करो। तो स्ट्रेट पाथ के लिए बोला कि भैया आप ये बोल रहे हो कि लाइट हमेशा सीधी पथ पर चलती है, बोले ठीक है, बोले ठीक है। तो न्यूटन ने ये बोला कि मुझे मेरा जो फर्स्ट लॉ है वो याद करो, जब तक कोई पार्टिकल अपने ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करे तब तक या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यदि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, ठीक है, अपनी इनर्शिया को चेंज नहीं करेगा। रेस्ट स्टेट मोशन में या डायरेक्शन वाला इनर्शिया जो भी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होता है, जो लाइट जो है वो स्पेस में आती है, ठीक है। वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो जो पार्टिकल वो जो सीधा आ रहा है वो सीधा ही आता रहेगा, और लाइट भी सीधी चलती है। तो उन्होंने समझा दिया, ठीक है। तो पहला तो उन्होंने समझा दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये जो कॉर्पसल्स थ्योरी है वो उससे सोल्व हो गया कि जैसे वो जो बॉल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल वो सीधे आते रहेंगे जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं वैक्यूम में। तो बोले ठीक है, समझ गए। तो बोला ठीक है, तो आप रिफ्लेक्शन को समझाओ। आप रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन सिंपली क्या होता है? रिफ्लेक्शन ये होता है कि कोई ये लो मैं बात करूं कि हार्ड सरफेस होती है, ये प्लेन है, तो यहाँ से लाइट रे आई टकरा करके और ये नॉर्मल है और ये चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने बोला समझा दूंगा। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे जो कॉर्पसल्स जो मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे कण हैं, वो सीधे आ रहे हैं, और उसको ऐसे सोचो कि ये रफ सरफेस, हार्ड सरफेस है, और ये जो वो इलास्टिक बॉल्स हैं, ऐसे सोचो कि ये गेंद है, रबर की जो गेंद होती है ना, इलास्टिक रबर की गेंद, वो जो है ओब्लिक कोलिजन कर रही है यहाँ से, और ओब्लिक कोलिजन कर कर वो क्या हो जाएगी, टकरा करके उसी एंगल पर चली जाएगी। इलास्टिक कोलिजन हो रही है प्यारे दोस्तों, ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन। तो जैसे जिस एंगल पर आई थी ना, आई उतने ही एंगल पर चली जाएगी। समझा दिया? रिफ्लेक्शन को भी समझा दिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमने ये देखा कि ये आई और आर सेम है, तो उन्होंने बोला कि इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर लो, ठीक है। इलास्टिक बॉल्स हैं और वो टकराएंगी, टकरा करके वापस से उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो बोले ठीक है, समझा दिए, और सब खुश हो गए कि वाह वाह न्यूटन भाई साहब, उन्होंने तो रिफ्लेक्शन को भी समझा दिया और फर्स्ट लॉ उनको तो समझाना ही है, ये स्ट्रेट जो पाथ है, फर्स्ट जो फिनोमेना है उसको भी समझा दिया, रिफ्लेक्शन को भी समझा दिया, ठीक है। तो बोले ठीक है, और एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। बात आई रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्शन में वापस से फंस गए। उन्होंने क्या बोला, देखो क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन में, बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रे किसी एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दूसरे मीडियम में टकराई, दूसरे मीडियम में घुस गई और अपना पाथ को चेंज कर ली, ऐसा ही तो बोलते हैं। बोले ठीक है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ये जो मान लो कि ये ग्लास है, क्या है, ग्लास है, ग्लास मीडियम है, और ये ऊपर एयर है। तो ऐसे सोचो कि ये जो लाइट रे आ रही है, मतलब बॉल्स आ रहे हैं, बॉल्स आ रहे हैं, जैसे ये टकराई ना, तो जो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है, तो दूसरा जो मीडियम है उसको, वो जो मीडियम है उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस जो लाइट के जो पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं कॉर्पसल्स, उनको वो अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा जो बेंड हो जाएगा, जाना तो ये था सीधा फ्री, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स लगा दिया। किसने लगाया? जो सेकंड मीडियम जिसके अंदर वो जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते ही वो बेंड हो जाएगा। और एक बार जब वो पूरा घुस गया, जो कॉर्पसल्स अंदर चले गए, तब
चारों ओर से जो नेट जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। वो जो ग्लास है, जैसे ये पार्टिकल अंदर घुस गया, ठीक है, पूरा पूरा अंदर चला गया, अब जो है चारों ओर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो सीधा चलता रहेगा, वो सीधा चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा, ठीक है। एक बार के लिए थोड़ा सा डेविएट होगा, एक बार के लिए डेविएट होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, अचानक से पार्टिकल है, फोर्स लगा और डेविएट हो गया। अब जो नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स सीधा चलता रहेगा। ये भाई साहब की एक्सप्लेनेशन है, देख लो न्यूटन साहब की उस समय। और एक और बात उन्होंने कही थी कि ये जो दूसरा मीडियम वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। अब जैसे ही फोर्स लगाएगा तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो न्यूटन साहब ये बोल रहे हैं कि एयर से जैसे ग्लास में आएगी लाइट, यानी कॉर्पसल्स जो पार्टिकल्स आएंगे उनकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, लेकिन आज हमें पता है कि लाइट की स्पीड घटती है। उस समय कोई ऑपरेटर्स था नहीं, कोई मशीन थी नहीं, क्योंकि 17वीं शताब्दी यानी 1600 to 1700 की बात कर रहे हैं, तो उस समय कोई मशीन थी नहीं कि कैसे पता करें, या कोई ऑपरेटर्स था नहीं, कोई इक्विपमेंट था नहीं कि हम उसकी लाइट की स्पीड चेक कर सकें, मेजर कर सकें कि दूसरे मीडियम में क्या है। तो सभी साइलेंट रहे, बोले ठीक है न्यूटन साहब बोल रहे हैं तो सब अच्छा ही बोल रहे होंगे। तो सभी ने मान लिया कि ठीक है, ब्लाइंडली उन्होंने बोला कि न्यूटन साहब की जय हो, न्यूटन साहब ने जो बोल दिया वो ही सही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने मान लिया, और आपकी जो राय है वो सिरोधारी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये ऐसे ही उन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन का। अब देखना डिस्पर्सन का, देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्पर्सन के लिए क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन के लिए, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? एक व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। व्हाइट लाइट जो सफेद कलर है वो अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट है, विबग्योर, VIBG, YOR सब में डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखो न्यूटन साहब ऐसे ही हवा में मार रहे हैं सब कुछ। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उनको अलग अलग कलर का मान लो, ठीक है। मतलब रेड कलर के लिए रेड बॉल मान लो, और ब्लैक के लिए ब्लैक मान लो, ठीक है, और ये जो ग्रीन है उसके लिए ग्रीन मान लो। मतलब हर एक कलर के लिए अलग अलग छोटी छोटी बॉल्स डिफाइन कर दी। अब देखो ये क्या तुक्का ये, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स भी इंटरेस्टिंग चीज है। फिजिक्स का जब स्टार्टिंग फेज होती है ना डेवलपमेंट की, उसमें ऐसे आइडिया लगाया जाता है, हम सेट करते हैं। फिजिक्स में क्या होता है? सेट किया जाता है। किसको सेट किया जाता है? प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, थ्योरीज को। फिर काउंटर अटैक होता है। आसपास के फिजिसिस्ट बोलते हैं कि भाई साहब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए तो साइंस को बोलते हैं कि सीरीज में क्रमबद्ध अध्ययन होता है ये, ठीक है। स्टेप वाइज हम चलते हैं, लेकिन बाद में फिर इसकी बात भी काटेगी आगे, हमें पता, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए क्या है? डिस्पर्सन के लिए क्या बोला? डिस्पर्सन क्या बोला कि व्हाइट लाइट जब अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो आप ये मान लो ना कि अलग अलग कलर के ये बॉल्स हैं, अलग अलग कलर के बॉल्स हैं। एक रेड लाइट देखो तो आप ये सोचो कि लाल कलर के छोटे छोटे कण हैं, यानी कॉर्पसल्स जो पार्टिकल उनका कलर रेड हो गया। येलो है तो येलो कलर के कॉर्पसल्स बोल दो, ग्रीन है तो ग्रीन के बोल दो, ठीक है, व्हाइट है तो व्हाइट के बोल दो, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे समझाया न्यूटन भाई साहब, लेकिन उस समय वो बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थे। आई रिपीट, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थे उस समय, क्योंकि उनका सिक्का चलता था। एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन भी थे ये। न्यूटन रेप्सन फॉर्मूला भी आता है, जब आप ग्रेजुएशन पढ़ोगे न्यूटन रेप्सन मेथड, और न्यूटन्स की वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बहुत सारे इसका योगदान है। मैथमेटिशियन बहुत शानदार थे। मैकेनिक्स का तो आपको पता है, मैकेनिक्स का तो सारे न्यूटन फादर बोला जाता है। तो न्यूटन्स की बात हुई, कॉर्पसल थ्योरी। अब बाद में जो डच फिजिसिस्ट था एक हाइगन, ठीक है, न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी हुई। अब दूसरा जो फिजिसिस्ट था, डच फिजिसिस्ट, वो था हाइगन, ठीक है, हाइगन। उनका अलग ही चल रहा था। उन्होंने बोला कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी के अगेंस्ट बोला। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय जो भगवान बोला जाता है फिजिक्स का, आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, आप उसके बातों के काउंटर विरोध में आ रहे हो कि नहीं,
ये जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। मान नहीं लेंगे हम, न्यूटन है तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात होगी क्या, हम अपनी तरफ से हम खुद एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे। तो हाइगन जो फिजिसिस्ट था उन्होंने बोला कि there is nothing about like a corpuscle theory, like there is no any kind of particles are present in the white light, but these are the phenomenon of a wave nature। मतलब जो white light है या प्रकाश, मैं बोल लूँ कि वो वेव अपने पास की तरह बिहेव करता है, वेव जो होती हैं, और स्पेशली साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बातें कर रहा हूँ कि हेलो 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 मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला कोई दूर खड़ा व्यक्ति वो उसे सुन रहा है, तो वो एक एज ए वो वेव का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस, एनर्जी ट्रेवल कर रही है। मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरी एनर्जी है वो एनर्जी जो उन पार्टिकल से मीडियम के जो पार्टिकल उनको टकरा कर वाइब्रेट होकर वो मीडियम के जो पार्टिकल वो वाइब्रेशन शो करते हैं, फिर अगले वाला पार्टिकल वो वाइब्रेट होगा, फिर अगले वाला, और ये वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो पहुंच रही है आपके कानों में, और वो डायफ्राम में जाकर वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है। इन्होंने बोला कि जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो जो व्हाइट लाइट आपकी आंखों पर गिरती है या चारों ओर फैलती है, वो भी एक एनर्जी के रूप में आती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जैसे ही आपने बल्ब को ऑन किया, ऑन करते क्या हुआ, जो मीडियम था, जो पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में था, उस मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो डिस्टर्बेंस हो गए, डिस्टर्बेंट क्रिएट किया, और उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज किया, वेव फ्रंट। ठीक है, हम आगे 12th में चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। वेव फ्रंट उन्होंने बोला कि कैसे एक वाइट लाइट में, जैसे वो वाइट लाइट जब बाहर निकलती है तो एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, और वो एनर्जी क्या करती है, वेव फ्रंट का मतलब जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वाइब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हर एक जो पार्टिकल है, अगले वाला जो पार्टिकल है वो नया सोर्स बन जाएगा, ठीक है, नया सोर्स बन जाएगा, और वो पार्टिकल जो एक ही पथ में सेम फेज में वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसको, उस पथ को उन्होंने बोल दिया, उस लोकस को उन्होंने बोल दिया वेव फ्रंट, ठीक है। और ऐसे ही जो वेव फ्रंट में बढ़ता जाता है वो डिस्टर्बेंस बढ़ता जाता है, चारों ओर बढ़ता है, ठीक है, चारों ओर बढ़ता है 3D में। तो उन्होंने बोला इट इज लाइट फिनोमेना और समथिंग लाइक ए वेव, ठीक है, वेव फिनोमेना। तो वेव उन्होंने बोला, और ये बोल रहे हैं कि नहीं वेव नहीं है, पार्टिकल है, और ये बोल रहे हैं वेव है। अब उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको समझा सकता हूँ। बोला कैसे समझाओ, कैसे समझाओ? तो उन्होंने बोला, हाइगन ने बोला स्ट्रेट पाथों में समझा सकता हूँ। वेव जैसे साउंड अपने पास स्ट्रेट चलती है, वैसे ही स्ट्रेट पाथ में चलती है, चारों ओर फैलती है वाइट लाइट, ठीक है। तो उन्होंने बोला स्ट्रेट पाथ में चलती है, जैसे वो इन्होंने बोला था वेव फ्रंट की यदि मैं बात करूँ तो ये बल्ब था, ठीक है, और उन्होंने बोला कि इस प्रकार से जो वो एनर्जी चारों ओर ट्रेवल करती है, इस प्रकार से चारों ओर एनर्जी ट्रेवल करती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चारों ओर एनर्जी ट्रेवल करती है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इस मीडियम के सभी हैं, ठीक है, हर जगह हैं, तो ये जो पार्टिकल जो सेम फेज में रेजोनेट करें उसको बोलते हैं उन्होंने वेव फ्रंट। तो इस प्रकार से एनर्जी आगे बढ़ती है, ठीक है, और स्ट्रेट में चलती है ऐसे चारों। अब यहाँ पर यदि आप कोई व्यक्ति खड़ा कर दोगे तो ये जो ब्लॉक कर लिया इसने यहाँ तक, तो इसकी जो यहाँ पर छाया बन जाएगी, जो जैसे हमने यहाँ ये डिस्कस किया। तो ऐसे तो उन्होंने स्ट्रेट पाथ समझा दिया। रिफ्लेक्शन भी उन्होंने समझाया। रिफ्लेक्शन की उन्होंने कुछ ज्योमेट्री यूज़ में ली, ठीक है, 12th फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी समझाया था कुछ इस प्रकार से, यदि आपको ध्यान हो, इस प्रकार से उन्होंने याद करो, जैसे ये वेव फ्रंट लिया था, ये वेवलेट्स आई थी इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये रिफ्लेक्शन हो गया था, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के लिए भी इन्होंने ऐसे समझाया था। तो रिफ्लेक्शन को भी समझा दिया, रिफ्रैक्शन को भी समझा दिया, रिफ्लेक्शन को भी समझा दिया और रिफ्रैक्शन को समझा दिया, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में उन्होंने ये बताया था कि जो न्यूटन ने क्या बोला था, रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में जो पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वेव के अकॉर्डिंग वेव जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो स्पीड घटेगी। याद करो, वो आज तो हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो C/V होता है, यानी V जो है वो C/N होता है, और N जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो N की वैल्यू आती है वाटर के लिए वो आती है 1.33 और ग्लास के लिए 1.5। तो ये एक से ज़्यादा है तो वेलोसिटी घटती है। आज तो हमें पता है, स्पीड पता है। तो उन्होंने भी ये बोला कि जैसे वेव की स्पीड घटती है दूसरे मीडियम में जाने के बाद, तो
न्यूटन ने तो अलग बोला था, न्यूटन ने बोला बढ़ेगी और हाइगन बोल रहे हैं कि घटेगी। लेकिन उस समय वापस मैं बोलूँगा कि वहाँ पर कोई डिवाइस नहीं था कि कैसे चेक करेंगे लाइट की जो स्पीड है वो घट रही है बढ़ रही है। तो ये जो है वो मेन मुद्दा था। अगर वहाँ पर कोई मशीन होती, पता चल जाता कि हाँ वो घटती है स्पीड, पता लग गया, तो हाइगन वहाँ पर फेमस हो जाते। लेकिन कौन सुनता है हाइगन की, किसी ने नहीं सुनी। उस समय तो न्यूटन साहब ही फेमस थे तो उनकी सुन रहे थे। डिस्पर्सन के लिए उन्होंने क्या बोला, डिस्पर्सन के लिए उन्होंने बोला जैसे वाइट लाइट जो वो अलग अलग रंगों में बढ़ती है, तो लाइट क्या बोला उन्होंने, वेव बोला, और वेव के लिए वेवलेंथ डिफाइन होती है, तो उन्होंने बोला अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रे पॉसिबल हैं। तो जैसे रेड के लिए उन्होंने अलग वेवलेंथ की लाइट बोल दी, वॉयलेट के लिए उन्होंने बोला अलग वेवलेंथ है, क्योंकि वेव है ना अल्टीमेटली। तो लाइट को उन्होंने वेव बोला तो उसके लिए वेव के लिए वेवलेंथ भी उन्होंने बता दी। तो अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स पॉसिबल है। तो इससे तो उन्होंने वर्ण विक्षेपण को सोल्व कर दिया, ज्योमेट्री से इनको सोल्व कर दिया, इनको भी सोल्व कर दिया और ये भी सोल्व कर दिया। ठीक है, अब पता कैसे करें, मुद्दा तो ये था ना कि ये भी है हाइगन भी है, लेकिन अब पता कैसे करें कि क्या सही है, हाइगन सही बोल रहे हैं या न्यूटन साहब सही बोल रहे हैं। उस समय तो न्यूटन साहब की तो जय बोल रहे थे, तो न्यूटन साहब ही वास्तव में फेमस थे। तो हाइगन की किसी ने सुनी नहीं वास्तव में, सब न्यूटन बोल रहे थे, न्यूटन ही सबसे बड़ा बादशाह था। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला चलो न्यूटन साहब की मान लेते हैं। तो लगभग 100-125 सालों तक चलती रही डिबेट और न्यूटन साहब की मानते रहे, जब तक वो आगे आने वाले जो और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, आगे कौन कौन से जो फिजिसिस्ट आए उन्होंने काउंटर विरोध किया, इनका कैसे कैसे डिस्कस किया। तो न्यूटन हुए, हाइगन हुए। अब आगे की डिबेट करेंगे। ठीक है, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है प्यारे दोस्तों, अब तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक ओके। तो ये हमारे पास डिस्कस किया हमने, छोटा सा लेक्चर किया हमने इसको। ठीक है, स्ट्रेट पाथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और लाइट के बारे में न्यूटन साहब की क्या अपने पास विचार थे। हाइगन फिर आए, हाइगन के क्या विचार थे, न्यूटन ने पार्टिकल मॉडल बताया, हाइगन ने वेव मॉडल बताया लाइट का, और यहाँ से हमने डेवलपमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, और इसी का जो सीरीज़ हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के सीरीज़ में हम आगे बता देंगे। ओके, ठीक है। तो बाकी का जो है हाइगन के बाद में क्या हुआ याद रखना, हम डिस्कस करेंगे। हाइगन के बाद में कौन आया, कैसे क्या विचार पड़े, ठीक है, कौन से कोई एक्सपेरिमेंट हुआ या कौन सी कोई खोज हुई जिससे हमें वेव और पार्टिकल मॉडल में कौन सा मॉडल हमें सपोर्ट किया हमने या विरोध किया। ठीक है, हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, थैंक यू वेरी मच एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। ओके, थैंक यू वेरी मच।